नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो अपने 49 मिनट के भाषण में उन्होंने 5 बार कहा, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस नारे की गहराई को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में नए दौर की भाजपा में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का कितना असर होगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 488 में से 234 सीटें मिली है, जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली है, यानी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 88% रहा। लेकिन झारखंड में सत्ता से कहीं दूर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बदले हुए हालात में राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की ये सफलता आने वाले दिनों की राजनीतिक दशा दिशा तय करेगी, जबकि झारखंड महाराष्ट्र के मुकाबले कहीं छोटा राज्य है। इस हार का भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अब यहाँ यह भी समझना होगा कांग्रेस का क्या होगा, उस पर भी राहुल गांधी का क्या होगा, जिनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस रसातल में जाते जा रही है। एक बड़े स्टार कैंपेनर के रूप में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियों के जरिए 102 सीटों को कवर किया। इसमें 72 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती, यानी मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 70% रहा। इसमें 9 ऐसी सीटें जीती जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी थी। इसी तरह झारखंड में पीएम मोदी ने कुल 7 रैलियां की जो कुल 40 सीटों को कवर करती है। इसमें से भाजपा ने सिर्फ 9 सीटें जीती, यानी झारखंड में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 22% रहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अंतिम दौर का चुनाव प्रचार अभी खत्म नहीं हुआ था और पीएम मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा में निकल गए थे, यानी पीएम मोदी उस तरह से खोलकर सामने नहीं आए, बल्कि स्थानीय लीडरशिप को महाराष्ट्र और झारखंड में काफी मौका दिया गया। लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम से यह माना जा सकता है कि पीएम मोदी की छवि को काफी धक्का लगा था, लेकिन अब जो शानदार जीत महाराष्ट्र से हासिल की गई है, इससे पहले हरियाणा में जो अप्रत्याशित सफलता मिली उससे इतना तो तय है, राष्ट्रीय स्तर पर नायडू और नीतीश कुमार के दम पर केंद्र में जो सरकार चल रही थी, कहीं ना कहीं उस निर्भरता पर वजन कम पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही ये दोनों चुनाव लड़े गए। ऐसा माना जा रहा है महाराष्ट्र की सफलता जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा को बदल कर रख देगी, और खासकर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो महाराष्ट्र की जीत का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। साथ ही माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो योजना लाई गई वो भी काफी असरकारक रही। लेकिन पीएम मोदी इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से कहीं सॉफ्ट, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे वाले नारे को ज्यादा वजन देते रहे। आने वाले दिनों में इन दोनों ही नारों की काफी धूम रहने वाली है। कौन सा नारा कहां असरकारक होगा, यह गहराई से समझने वाली बात है। यह सोशल मीडिया का दौर है, खासकर युवा अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दे देते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय राउत के लिए आई है, जहां उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब तक नाड़े का जुगाड़ नहीं हो जाए तो पजामा नहीं पहनना चाहिए। लोकसभा चुनाव के एन पहले मोदी सरकार ने सीएए यानी नागरिकता कानून को लागू किया, जिसमें पड़ोसी देश से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता नहीं देने की बातें लिखी हुई है। साथ ही अपनी रैलियों में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी मुस्लिम रिजर्वेशन की बातों को साफ तौर पर कहा करते थे। कुल मिलाकर वोटों का जैसा भी ध्रुवीकरण हुआ, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन बदले हुए हालात में यहां संघ की भूमिका को भी रेखांकित किया जा रहा है। अभी मैं जिन 2 नारों की बात कर रहा था, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, इन दोनों ही नारों पर संघ की मुहर लग चुकी है। जिस तरह से बदले हुए हालात में देश की राजनीति आगे बढ़ रही है, वहां कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति को मुंह की खानी पड़ रही है। वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चुनाव परिणाम तो यही बता रहे हैं। राजनीतिक पंडित जिस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरह के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे तो जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस अभी जिस धर्रे पर राजनीति कर रही है उससे उसके और बुरे दिन आ सकते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की आक्रामक राजनीति की है और यह समझाने की कोशिश
कोशिश की है अपने उदाहरणों के माध्यम से। 2014 के लोकसभा चुनाव के चंद दिन पहले जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास की एकदम प्राइम लोकेशन की जमीनों को मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, ये बातें जब लोगों से छिपाई गई तब भी कांग्रेस को 2014 में काफी नुकसान हुआ। अब जब ये बातें खुलकर सामने आ रही है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, तब वहां कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होते जा रहा है। भाजपा अपने पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के साथ वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून को समझाने की कोशिश कर रही है कि अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में वक्फ कानून का कहीं स्थान नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह समझाने में सफलता हासिल की कि नेहरू द्वारा बनाए गए इस वक्फ कानून को बाद की कांग्रेस सरकारों ने पाल पोस कर बड़ा किया और अब की मोदी सरकार इन कानूनों को खत्म करने जा रही है। यानी कुल मिलाकर हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नए दौर की भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता के पीछे कुछ स्थानीय मुद्दों को भी बेहद प्रभावी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए दावा किया जा रहा था कि यहां कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन जिस तरह से एंड टाइम पे महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई, ऐसी ही योजना महाराष्ट्र और झारखंड में भी प्रभावी हुई, जिससे वहां की पुरानी सरकारें रिपीट हो सकी। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के पीछे मांझी लाडकी बहन योजना और झारखंड में झामुमो गठबंधन की जीत में मैया सम्मान योजना की अहम भूमिका बताई जा रही है। बदले हुए हालात की बदली हुई राजनीति में अब बात राहुल गांधी की राजनीतिक स्टाइल की। जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस का खुद को बड़ा चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया और संविधान बचाओ के नारे के साथ जातिगत जनगणना की बातें रखी, लोगों को वो बातें समझ में नहीं आई। अब उसे वन टाइम पासवर्ड माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी के उन मुद्दों ने थोड़ी सफलता कांग्रेस को दिलाई, हालांकि 99 से आगे तब भी नहीं बढ़ सके थे, लेकिन राहुल गांधी को शायद एक गलतफहमी हो गई थी कि उनके हाथ में तुरुप का इक्का लग गया है, लेकिन अब उसका खुलासा हो गया है। जाति और संविधान वाला मुद्दा वन टाइम पासवर्ड की तरह सिद्ध हो चुका है। यानी कुल मिलाकर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव आते जाते रहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग प्रश्न है। देश की जीत होनी चाहिए, देश की जनता की जीत होनी चाहिए। जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर भारत की चुनावी राजनीति में प्रभावी होते जा रहा है, उससे मैंने खुद एहसास किया था 2020 में जब मैं शाहीन बाग को कवर करने गया था। उस वक्त दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, तब एक सर्वे के दौरान हमने पाया कि तब भी दिल्ली की जनता मुफ्तखोरी का अफीम चटवाकर उसका आदी बनाने वाली केजरीवाल के साथ खड़ी थी। अंततोगत्वा जब चुनाव परिणाम आए तब इसका खुलासा हुआ कि भारत की जनता को मुफ्तखोरी का स्वाद अच्छा लग रहा है। अब इसी रास्ते पर कई दल चल रहे हैं, इस पे सफलता भी मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में जो वादा किया गया है 2.5 करोड़ महिलाओं को अब 1500 की बजाय 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसी तरह झारखंड में भी 45 लाख महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया गया है। ये पैसे आएंगे कहां से? जनता के पैसे हैं। इस तरह से यदि बिना किसी काम के मुफ्तखोरी में दिए जाएंगे तो क्या देश का सचमुच में विकास हो पाएगा? इस पर हमें चिंतन करना होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी नीतियां देश को अच्छे रास्ते पे लेकर जा सकती है और उन नीतियों को लागू करने वाले हमारे नेता यदि ईमानदार हों, स्वच्छ छवि के हों, तो जाहिर तौर पर देश और समाज का भला होता है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।